नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके ट्रिक 2.0 में। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें क्लास 2 होने वाली है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक चैप्टर हमारा डेली को होता है। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं है। दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा शब्द है, अगर जैसे ये हमारी क्लास 2 है, चल रही है अभी, आप डायरेक्ट इस पे क्लास 1 पर ना जाकर क्लास 2 पर जंप करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि क्या होती है कि पहले की जो चीज़ें होती है वो एक दूसरे में लिंक होती हैं। तो अगर आप दूसरी वीडियो में आ रहे हैं, इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो नंबर 1 से देख कर ही आएँ, जिससे आपको समझ में आएगा। क्योंकि आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है समझना। अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आप मेरे पे खर्च कर रहे हैं इस वीडियो पे, इसका मतलब ये है कि बदले में मैं आपको ऐसी चीज़ें दे सकूं जिससे आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। तो इसलिए आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद क्लास नंबर 2 को देखिए, जिससे आपको एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी और टॉपिक भी आपको आसान लगने लगेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो संविधान की विशेषताएं में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, संविधान 2 तरीके का होता है। कैसा कैसा होता है? एक तो होता है लिखित संविधान, यानी कि रिटन फॉर्मेट में जो होता है, और एक होता है अलिखित संविधान, जो अनरिटन होता है। सो संविधान के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? आइए जानते हैं क्या 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 चीज़ें मेंशन की जाती हैं इसमें। तो पॉइंट नंबर पहला कहता है कि जो हमारा लिखित अंश होगा लिखित संविधान में, वो ज़्यादा रहेंगे, और अलिखित जो अंश होगा वो कम रहेंगे। जाहिर सी बात है, वो बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें आप समझ सकते हैं। वैसे ही अनलिखित में आ जाएंगे, सेम जस्ट अपोजिट रहेगी चीज़ें। जैसे अलिखित अंश में उसका हिस्सा ज़्यादा रहेगा और जो लिखित अंश होगा वो कम रहेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान अगर कह दिया गया तो वो लिखा ही नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिना लिखे संविधान को हो ही नहीं सकता है। अच्छा, दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि लिखित संविधान निर्मित होता है, जबकि अलिखित संविधान विकसित होता है। और तीसरा नंबर पॉइंट कहता है लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है, जबकि अलिखित संविधान में जब लिखा ही नहीं गया तो उसका कोई फॉर्मेट तो होगा नहीं, चीज़ें मेंशन तो की नहीं जाती हैं, क्योंकि वो अलिखित होता है। मतलब वो उसका एक जैसे कि होता क्या है कि पेपर में अगर हमारे एग्ज़ाम है तो उसमें डेट जैसे पूछी जाती है। अगर हमारा एग्ज़ाम पेपर और पेन से नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसे एक समझ विकसित किया जा रहा है, तो उसमें आपको डेट वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इसमें कोई डेट वगैरह की कोई तारीख ही नहीं होती है। चौथा नंबर पॉइंट कहता है एकात्मक, संघात्मक, एक अर्धसंघात्मक संविधान हो सकता है, ऐसा कहा जाता है लिखित संविधान में। जबकि अलिखित संविधान में कहता है कि ये एकात्मक होता है। देखिए, जो ये शब्द हैं एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक, ये बहुत बड़े शब्द हैं पॉलिटी के। इसको आपको ज़रूर बेहतर ढंग से पढ़ना होगा और समझना भी होगा। तो आइए चलते हैं उस एकात्मक संघ की ओर। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या था लिखित और अलिखित संविधान में? कि लिखित संविधान कहता है कि इसमें न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, मतलब पावरफुल होती है जुडिशरी सिस्टम। और विधायिका अलिखित में कहता है विधायिका शक्तिशाली होती है। ठीक है। नोट क्या लिखा है नोट में कि संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होगी।
तो उसके बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर पहला है एकात्मक सरकार या एकात्मक संविधान। क्या कहता है? शक्तियों को केंद्रीकरण होता है इसमें। ठीक है, शक्तियों को मतलब पावर जो होती है वो केंद्र पर होती है। ठीक, जैसे इसके एग्जाम्पल है कुछ। ब्रिटेन में एकात्मक संविधान है, फ्रांस में एकात्मक संविधान है, जापान में वही चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करेगी, यानी कि सरकार इसमें एक ही होती है, तो वही शक्तियों का प्रयोग करती है। और जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं उसको जान लेते हैं। जैसे कहाँ कहाँ एकात्मक सरकार हो सकती है उसके कुछ फैक्ट हैं। जैसे कम क्षेत्र होगा, कम जनसंख्या होगी, तो वहाँ एकात्मक सरकार काम करेगी बढ़िया से, क्योंकि अधिक जनसंख्या जहाँ होगी तो वहाँ एकात्मक सरकार काम ही नहीं कर सकती। अब नॉर्मल सी बातें समझिए, जहाँ पर कम लोग होंगे वहाँ पर एक आदमी आराम से आपको समझा सकता है। अगर आप 20-30 लोग हैं, एक आदमी आराम से आपको समझा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर एक आदमी को समझाने के लिए बोला जाए 500 लोगों के लिए, वो क्रिटिकल हो जाएगा कि नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे सारे के सारे। तो ये होता है कि एकात्मक सरकार का मतलब होता है जहाँ पर क्षेत्र कम होता है और जनसंख्या कम होती है, वहाँ पर एकात्मक सरकार या फिर एकात्मक संविधान लागू किया जाता है। और वो उसका जीता जागता उदाहरण भी है कि ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में, जापान में है। अच्छा, पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है? केंद्र और राज्य के विवाद कम हो गए। भाई जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या कम होगी तो विवाद कम होंगे, केंद्र और राज्य के जो विवाद होते हैं। और निर्णय भी तेज़ी से लिया जाएगा, तो जो निर्णय लिया जाएगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा, निर्णय मिलेगा आपको। और खर्चा भी कम लगेगा। जहाँ पर अभी आपको 20-30 आदमी को खर्चा लग रहा है, वहाँ पर अगर 500 लोगों का या 1000 लोगों का खर्चा हो जाएगा तो खर्च तो बढ़ ही जाएगा। इसलिए क्या है, तो इसे बोलते हैं हमारा एकात्मक सरकार या संविधान। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पर, संघात्मक संविधान किसे कहते हैं। अच्छा, पहली बात है संघात्मक संविधान क्या होता है? लिखित संविधान होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी कि बंटवारा हो, वहाँ पर क्या होती है? संघात्मक संविधान होता है। और ये द्वैध सरकार होती है, मतलब द्वैध शासन यहाँ पर चलता है। कैसा द्वैध शासन? यानी कि इसमें दो सरकारें काम करेंगी, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। ठीक है। अच्छा, ये लागू कहाँ पर होते हैं? जैसे बड़े क्षेत्र हो गए हैं, तो बड़े क्षेत्र हो गए हैं तो अगर आपकी कंपनी, जैसे मानिए कि आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, ठीक है, पहले छोटी थी लेकिन अब बड़ी हो जाती है, तो उसमें कर्मचारी बड़े होंगे। जाहिर सी बात है, कर्मचारी जब बड़े होंगे तो उसके लिए आपको बड़ी सी एक कंपनी की जो है बिल्डिंग्स बनवानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बातें? तो इसलिए कहाँ कहाँ उपयोग होते, ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि बड़े क्षेत्र हो जाते हैं और ज़्यादा जनसंख्या जहाँ होती है वहाँ पर संघात्मक संविधान काम करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? केंद्र और राज्य के विवाद जो है थोड़ा सा उससे अधिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो विवाद ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और निर्णयों में देरी लगेगी थोड़ा सा, उस एकात्मक के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगेगा इसमें और खर्च भी ज़्यादा आएगा। ठीक है। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जैसे मान चलिए कोई भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है या फिर किसी भी तरीके से अगर वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहते हैं तो पहले कहाँ जाएंगे? राज्य सरकार के पास जाएंगे। अगर राज्य सरकार करती है तब तो ठीक है, नहीं करती है तो केंद्र सरकार के पास जाएंगे, वहाँ हो जाएगा काम आपका। समझ रहे हैं ना? कोई योजना है जैसे चालू करना है तो उसके लिए प्लान वगैरह जो बनवाते हैं लोग, तो पहले से राज्य सरकार को, अगर राज्य सरकार की योजना है तो राज्य सरकार के पास जाएंगे, अगर नहीं तो केंद्र सरकार के पास जाएंगे। ठीक है। आगे एक पॉइंट है कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। इसे किसने कहा है? तो केसी वेयर ने कहा। ये परीक्षक दृष्टिकोण से ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको
एग्ज़ाम एसएससी में तो ज़रूर देखने को मिल ही जाएगा, ये समझिए आप। जहाँ तक रेलवे में भी ये मिल जाएगा आपको। तो इन सब चीज़ों को पॉइंट जितने भी हैं उनको आप ज़रूर से बढ़िया से ध्यान में रख कर पढ़िएगा और याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत के संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो वो हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला पॉइंट है केंद्रीकरण के साथ संघ, मतलब संविधान के बारे में बात हो रही है कि केंद्रीकरण के साथ संघ भी होगा। इसे किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। अच्छा दोस्तों, आपने नाम सुना होगा संघ, है ना? तो उसके बारे में आइए कुछ जानकारी जान लेते हैं। तो पहले नंबर पर आता है परिसंघ। ये उसी के पार्ट है, संघ का पार्ट ही है परिसंघ। क्या है ये? यानी कि कॉन्फेडरेशन। इसके पीछे आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है, पहले इस चीज़ को पढ़नी होगी क्योंकि ये इसकी मेन जड़ है। यहीं से आपको ये समझ में आने वाला है। तो ये कहता है यूएसए 4 जुलाई 1776। गुलाम तो किसका गुलाम था? ब्रिटेन के ना। तो ब्रिटेन से जब ये मतलब इसको आज़ादी कब मिलती है? 4 जुलाई 1776 को। उसके बाद क्या होती है कि अमेरिका में एक क्रांति आती है जो 1775 से 1780 तक चलती है। ठीक है। 1777 में यूएसए में परिसंघ बनता है और यह परिसंघ 1781 से 89 तक चलता है। ठीक। 1789 में ये ख़त्म भी हो जाता है। अब 1789 में ख़त्म किस लिए हो जाता है? क्योंकि 1789 में अमेरिका का संविधान बन चुका था, तो वहाँ से इसका काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, परिसंघ मतलब एक छोटी सी शब्दों में बात करूँ आपको तो क्या होता है कि परिसंघ जो है एक सबसे कमज़ोर इकाई होती है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता है। जैसे मान चलिए कि अमेरिका में कॉलोनी, यानी कि जैसे अपने यहाँ रियासतें थी तो अमेरिका में कॉलोनी होती थी। उस समय कॉलोनी 13 थी अमेरिका के पास। तो 13 कॉलोनी ये कहती थी कि हम आपस में अलग अलग रहेंगे। ठीक है। हमारी स्वेच्छा यहाँ पर रहेगी कि अगर जब मर्जी हमारी होगी हम इसे छोड़ भी सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं इसमें। लेकिन कोई अगर देश की बात आती है तो हम देश के लिए हम लोग सारे के सारे इकट्ठा रहेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती है परिसंघ का काम करती है। मतलब ये यहाँ पर कुछ भी कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, सब सॉफ्ट ही होती हैं। जब मर्जी चाहे आप जो भी करते हैं। ये होता है कॉन्फेडरेशन, यानी कि परिसंघ के बारे में बात करते हैं। और ये चीज़ ज़रूर जान लीजिए कि ये सबसे कमज़ोर इकाई है, इतना आप जानिए ज़रूर। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आता है? संघ आता है, यानी कि फेडरेशन। ये क्या होता है? इसके लिए आपको एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या होता है यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट पब्लिक। ये क्या होती है? ये एक संघ होता है। किसका संघ होता है? यहाँ पर क्या होता है कि रूसी क्रांति आती है, मतलब रूस में एक क्रांति चलती है 1917 ईस्वी में। अच्छा ठीक है। अब यूएसआर बना कब? 1922 से 1924 के बीच में ये यूएसआर बन चुका था। अच्छा, यूएसआर में कुल देश कितने थे उस समय? 15 देश थे। तो यूएसएसआर 1991 को टूट गया। किस लिए टूटा? क्योंकि कुछ अपने रीजन थे उसके। तो उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? मिखाइल गोर्बाचोव हुआ करते थे। अच्छा, संघ के मतलब क्या है? एक बड़ी सी छोटी सी लाइन है, मतलब मेन लाइन है जो वो ये कहती है कि यहाँ से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना होता है। मान चलिए कोई शादी हुई है। अब शादी में अलग होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? तलाक होती है, तब डाइवोर्स होता है। तो उसी तरीके से जब तक आप डाइवोर्स नहीं दोगे तब तक तो शादी तो ये नहीं होगी ना कि टूट चुकी है, ये अलग हो चुके हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ होता था कि यहाँ से अलग होने के लिए एक संधि को तोड़ना होता था, तब आप संघ से अलग होते थे। तो ये होता था संघ।
अच्छा, इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी है। क्या है दूसरा एग्जाम्पल? जैसे यूएसए में कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट हैं जो फेडरेशन होते हैं, ठीक है। वो 50 स्टेट क्या होते हैं, उन 50 स्टेट्स के पास क्या होती है? रेजिडुअरी पावर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ। ये स्टेट का अधिकार होता है। मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ ये कहती है जो संविधान में चीज़ें मेंशन नहीं की जाती हैं, जिनमें संविधान का कोई विषय नहीं होता है, वो अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। वो अवशिष्ट शक्तियों में ही आते हैं और उस पर अधिकार किसका होता है? वो स्टेट का होता है, ठीक है। यानी कि 50 स्टेट जो हैं उनका अपना अपना एक अधिकार होगा, अवशिष्ट शक्तियाँ आती हैं उसमें। अच्छा, तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है? संघ, यानी कि यूनियन। अब ये वाला संघ क्या होता है? ये अपने देश में यूज़ होता है, यानी कि एक फेडरेशन होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये संघ जो है वो भारत के लिए है। ये क्या कहता है? 1857 की क्रांति होती है जैसे, उसमें क्या होता है कि 1773 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है जो खत्म हो चुका है होता है। अच्छा, 1858 से 1947 तक क्या चलता है? क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। मतलब डायरेक्ट जो है, और जो ब्रिटेन की महारानी वगैरह थी उनके द्वारा सीधा सीधा वो जो कहती थी वो होता था। पहले क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, तो वो जो कहते थे तो वो करते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी का शासन सीधा डायरेक्ट वहाँ से चलता था, तो उसके अकॉर्डिंग काम होते थे। तो 1858 एक्ट आया जिसमें दो चीज़ें मेंशन की गई। क्या चीज़ें हैं वो? जैसे कि एक है ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण, यानी कि मैंने बोला ना कि क्राउन का शासन में क्या होता था कि ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण हो, यानी कि डायरेक्ट जो भी चीज़ें होती थी डायरेक्ट हुआ करती थी ब्रिटेन से। और दूसरी चीज़ें क्या है? देसी रियासतें, यानी कि देसी रियासतें का मतलब समझ रहे हैं? जैसे उस समय 1947 में अपने पास क्या होती थी? 565 रियासतें थी, ठीक है, जो आगे चल कर यूनियन बना। तो उसके बाद क्या हुई कि 1935 का एक्ट जब आया, मतलब कि जिसमें संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। अच्छा, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा मॉडल का है, अपना संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, ठीक है। 1935 से ही, उसके बाद 1947 में जब आते हैं, ये देखिए इस चीज़ को मैंने मेंशन किया है, बताया भी है कि 565 रियासतें हैं भारत में उस समय थी, और जो आगे चल के यूनियन बना, क्योंकि 565 रियासतों को अगर आप अलग अलग रियासतों के अकॉर्डिंग जो है, अलग अलग एक एक रियासतों के अकॉर्डिंग सारे अपने अपने नियम दिए जाएंगे उनको, तो ये कंट्रोल करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए क्या हुआ कि उन्हें एक यूनियन का दर्जा दिया गया, ठीक है। अच्छा, यूनियन कहता क्या है? ये कहता है कि इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते हैं। ये समझ लिए सबसे कठिन चीज़ है। क्या है? कि पहले तो होता था कि एकात्मक परिसंघ होता था। परिसंघ में क्या होता है? स्वैच्छिक होते थे, मतलब जब इच्छा की तब छोड़ दिए, जब इच्छा की तब हम ज्वाइन हो गए, तो ऐसा होता था। फिर उसके बाद संघ क्या होता था? उससे थोड़ा सा टफ था, ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा कठिन था वो, ठीक है। उसमें क्या होती थी कि एक संधि को तोड़ना होता था, उसका ये रूल होता था। लेकिन संघ यानी कि यूनियन क्या कहता है कि इसमें आप अपनी इच्छा से पारस्परिक सहमति से अलग हो ही नहीं सकते, ओवरऑल आप अलग नहीं हो सकते, सीधी बात है। और इसमें क्या होता था कि इसमें केंद्र के पास शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। मतलब संविधान ओवरऑल क्या कहता है कि देश का स्वरूप बताता है कि कैसा है। अच्छा, कैसा? उसमें क्या कैसे पॉइंट आते हैं? जैसे कि संसदात्मक सरकार होती है, कि या अध्यक्षात्मक सरकार होती है, या अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार होती है। तो उनमें से क्या चीज़ें होती थी कि स्वरूप, मतलब यही तीन स्वरूप हैं। इनमें से अपना भारत कैसा है वो ज़रूर आप बताइएगा। जैसे क्या होता है कि राज्य का प्रमुख
संसदात्मक सरकार में पढ़ेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या होता है कि राज्य का प्रमुख, शासन का प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर राज्य ये नहीं कि स्टेट, यहाँ पर राज्य के मतलब पॉलिटिकल में जो लैंग्वेज है इसकी, राज्य मतलब राष्ट्र। तो जैसे कि राष्ट्र में प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट होता है। और शासन का प्रमुख मतलब क्या होता है कि जैसे वास्तविक शक्ति किसके पास होती है देश को चलाने के लिए? पीएम के पास होती है। तो वो चीज़ें क्या होती है कि उस समय संसदात्मक सरकार ये कहती है कि राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। और दूसरा क्या कहता है? अध्यक्षात्मक सरकार, जिसमें राज्य शासन का प्रमुख, राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा। यानी कि जैसे संसद में दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि राज्य का भी और शासन का भी दोनों का प्रमुख जो होगा वो एक ही व्यक्ति होगा। तो ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको। अगला क्या कहता है कि अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार, यानी कि इसमें दोनों के लक्षण होते हैं, संसदात्मक सरकार के भी और अध्यक्षात्मक सरकार के भी। ठीक है, जैसे सिचुएशन आती है वैसे काम किए जाते हैं इसमें। आगे पढ़ेंगे हम लोग संविधान का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर है उद्गम या फिर उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कैसा है। तो आप बताइएगा कि अभी हमने क्या 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 चीज़ें पढ़ी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप बताइएगा ज़रूर। तो इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर संविधान। कैसे? एक निर्मित होता है और एक विकसित होता है। तो अपने भारत का संविधान जो है वो लिखित है या फिर अलिखित है? आप बोलेंगे लिखित है, क्योंकि लिखा गया है। तो लिखा गया है तो भाई उसकी तो निर्मित हो गए ना वो, क्योंकि जो अलिखित होगा वो तो विकसित होगा, यानी कि एक परंपरा के अनुसार वो चल रहा है। लेकिन अपने में क्या है, ये तो एक निर्माता है, यानी कि हर जो है हमेशा कुछ न कुछ नया ऐड ऑन होता है, तो लिखित हो जाएगा ना। तो उसमें क्या होगा कि अपना जो संविधान है उत्पत्ति के आधार पर वो निर्मित होता है। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि शासन प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण संविधान का कैसे होगा, राजतंत्र या लोकतंत्र? तो अपना संविधान कैसा है भाई? लोकतंत्र है वो तो, क्योंकि लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला है संशोधन के आधार पर। संशोधन कैसा है अपने देश में भाई? कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों है। मतलब आसानी से संशोधन भी नहीं हो सकते और बड़ी मुश्किल से भी, मतलब लचीले प्रकार तरीके से या फिर कठोर तरीके से भी नहीं हो सकता संशोधन। अगला है संघ के आधार पर। तो संघ के आधार पर दो तरीके से होते हैं, कौन कौन से? संघात्मक, एकात्मक। लेकिन अपना जो है वो अर्ध संघात्मक है, क्योंकि ना ही फेडरल होता है और ना ही यूनिटरी होता है। मतलब ना ही संघात्मक ना ही एकात्मक, क्योंकि दोनों की गुण पाए जाते हैं ना अपने में। क्यों दोनों के गुण क्यों पाए जाते हैं? अच्छा, एकात्मक मतलब क्या हुआ? एकात्मक मतलब आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है वो एकात्मक सरकार होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कम कम जो है, तो एकात्मक में क्या होता है कि जैसे वहाँ पर एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करती है ना, सिर्फ एक सरकार होगी। तो वहाँ पर उस चीज़ पर कब आते हैं हम लोग कि अपने यहाँ जैसे इमरजेंसी कोई लगती है, आपातकालीन से जो अलॉटमेंट होती है, अनाउंस होती है, तब वहाँ पर क्या करती है अपनी सरकार, क्या काम करती है? एकात्मक सरकार की तरह चलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर फिर केंद्र सारी चीज़ें संभालेगा, ना कि राज्य संभालेगा, कि आप इमरजेंसी में लगेगी तो